हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी एग्जाम्स में आती हैं वोकैबलरीज, यानी A to Z वोकैबलरीज, और वो भी फ्रॉम दी बेस्ट प्लेटफॉर्म। कहाँ से? द हिंदू एडिटोरियल से। तो इस वीडियो में हम 25 वोकैब्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ वोकैब्स ही नहीं, ये भी जानेंगे कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका राइट मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, साथ उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं और एंटोनिम कौन कौन हो सकते हैं और क्या होगा उस वर्ड का यूज। तो संडे मॉर्निंग को जब आप सो के उठेंगे तो आपके सामने होगा पूरे वीक का एक क्विक एनालिसिस, जहां से आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाले वर्ड्स, 25 इंपॉर्टेंट वोकैब्स। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ में। नंबर 1 है आर्बिट्री। देखिए आर्बिट्री वर्ड जब आप इसको सुनते हैं तो आप देख रहे होंगे वर्ड लिखा है आर्बिट्री, लेकिन मैं इसको आर्बिट्री बोल रहा हूँ। आर्बिट्री बोलने का रीजन ये है कि जब भी आर का साउंड मिडिल में आता है तो इसको हम एक तरह से अप्रोनाउंस करते हैं या फिर एक तरह से स्किप सा कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्री। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समथिंग सीमिंग अनफेयर। बिना तर्क, नियम, योजना पर आधारित कोई कभी भी अनुचित, मनमाना या स्वेच्छाकारी, यानी कभी कभी जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से उल्लंघन सा कर देते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए यानी अपने मनमानी चलाने के लिए आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं आर्बिट्री, यानी मनमाना फैसला। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम है और कोच जो है वो प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्लेयर को सेलेक्ट करने का कोई ना कोई तो पैमाना होगा कि भाई हम इस बेस पे प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे, उसकी बैटिंग को देख के कुछ भी। लेकिन अगर कोई कोच अपनी पसंद से प्लेयर को सेलेक्ट कर रहा है, उसने कोई पैमाने की परवाह की ही नहीं, उसने मन माने तरह से प्लेयर्स को चूज कर लिया। अब चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो डिसीजन कैसे ले रहा है? मन माना, एक तरह से आर्बिट्री। अब ऐसे और कौन से वर्ड हैं जो इससे मिलते जुलते हैं? देखिए सिनोनिम का मतलब कभी भी नहीं होता है कि 100% सेम टू सेम हो। सिनोनिम का मतलब ये होता है कि जो उससे मिलते हुए वर्ड, यानी और ऐसे कौन से वर्ड है जो इसके मतलब तक नियरेस्ट है, नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक। तो देखिए ऐसे वर्ड है कैप्रिशियस, रैंडम, विम्सिकल, डिसेंट्री या फिर सब्जेक्टिव, ये है इसके सिनोनिम। तो क्या होंगे इसके एंटोनिम, यानी इसके ऑपोजिट ढूंढिए। तो देखिए अगर कैप्रिशियस, रैंडम, विम्सिकल, सब्जेक्टिव है तो एंटोनिम होगा सिस्टमैटिक, रेशनल, मेथोडिकल, डेलिब्रेट, ऑब्जेक्टिव। अब जैसे वर्ड देखिए सिस्टमैटिक लिखा हुआ, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? किसी ने किसी भी चीज़ को बहुत सिस्टम से किया है। तो अगर कोई चीज़ सिस्टम से की गई है तो वो मनमानी तो हो नहीं सकती। तो ध्यान रखिए आर्बिट्री के एंटोनिम सिस्टमैटिक, रेशनल, डेलिब्रेट, ऑब्जेक्टिव, और सिनोनिम की बात करें तो कैप्रिशियस, रैंडम, विम्सिकल, सब्जेक्टिव, ऐसे वर्ड्स हैं। इन्हें दिमाग में रखिए जो कि एग्जाम में अक्सर सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में यूज करके, जो मैंने आपको कोच की बात बताई। द कोच यूज्ड अ टोटली आर्बिट्री मेथड टू पिक प्लेयर्स, यानी कोच ने बिल्कुल मनमाना तरीका, बहुत ही मनमाना तरीका अप्लाई किया, किसके लिए? प्लेयर्स को पिक करने के लिए। तो आर्बिट्री का मतलब हुआ मनमाना। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है थ्राइविंग। अब थ्राइविंग का मतलब होता है उन्नतिशील, मतलब होता है उन्नतिशील। अब उन्नति से आपको समझ में आ रहा है, यानी कोई प्रोग्रेस कर रहा हो, लगातार प्रोग्रेस कर रहा हो, तो प्रोग्रेसिव। आइए हम समझते हैं इसके मीनिंग में क्या क्या है। ग्रोइंग, डेवलपिंग और बीइंग सक्सेसफुल, यानी तीव्रता से बढ़ना या विकसित होना या फलता फूलना, सफल या समृद्ध होना। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीमे धीमे आपका बिजनेस जो है फ्लोरिश करता है, यानी अच्छा होने लगता है, यानी वो ग्रो करने लगता है। लेकिन अगर वो लगातार ग्रो कर रहा है तो बिजनेस कैसा है? आपका उन्नतिशील बिजनेस है, यानी लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग है, डेवलपिंग है या बीइंग सक्सेसफुल है। तो और कौन से ऐसे वर्ड है जिनका मतलब होता है थ्राइविंग? आइए वो भी जानते हैं। सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। फ्लोरिशिंग, प्रॉस्परिंग, सक्सेसफुल, ब्लूमिंग। देखिए ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? खिलना। फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है? उन्नति करना, आगे बढ़ रहे हैं। और प्रॉस्परिंग का मतलब भी यही हो गया। और सेम सक्सेसफुल, भाई अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, तो यानी आप उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी आपका करियर कैसा है? थ्राइविंग है, उन्नतिशील है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट इसके अपोजिट आ जाइए तो हमें मिल जाएंगे एंटोनिम, यानी स्ट्रगलिंग। आप सक्सेस नहीं पा रहे, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये थ्राइविंग का क्या है? एंटोनिम है। फेलिंग, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। डिक्लाइनिंग, कोई भी काम करते हैं वहां से डिक्लाइन होता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिट्रोवेटिंग, लगातार बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। तो ऐसे वर्ड्स क्या होंगे? ये होंगे एंटोनिम किसके? थ्राइविंग के।
देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द स्कूल वॉज रियली थ्राइविंग अंडर हर लीडरशिप। मान लीजिए कोई लड़की है जो अभी नई नई प्रिंसिपल बनी है, और प्रिंसिपल बनने के बाद क्या हुआ, स्कूल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, डे बाय डे स्कूल फ्लोरिशिंग कर रहा है। तो हमने क्या कहा, द स्कूल वॉज रियली थ्राइविंग अंडर हर लीडरशिप, यानी उनकी लीडरशिप में स्कूल जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो थ्राइविंग का मतलब क्या हुआ, उन्नतिशील, यानी लगातार उन्नतिशील, और ये एक एडजेक्टिव है। आइए बात करते हैं वर्ड नंबर 3 की। देखिए वर्ड नंबर 3 है विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब होता है बचाना। अब ध्यान से देखिए, लिखा है विद होल्ड। विद होल्ड, किसी चीज को होल्ड करके रख लेना, किसी चीज को बचा के रख लेना, तो उसे हम बोलेंगे विद होल्ड। यानी टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग टू समबडी। कोई आपसे कुछ मांगता है यार, आप उसको देते नहीं हो, नहीं भाई हम तो नहीं देंगे, आप उसको बचा के रख लेते हो, तो उसे क्या कर रहे हो, विद होल्ड कर रहे हो। आपकी मम्मी ने बहुत ही अच्छा सा गाजर का हलवा बना के आपको दे दिया, और आप उसको अपने घर पे रखे हुए हो। आपके फ्रेंड्स को पता चला कि आपके पास हलवा है, वो आपसे मांगने आ गए, आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल देते हो, अरे नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, बहुत थोड़ा सा है, वो मैंने अपने लिए रखा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बचा के रख रहे हैं। तो विदहोल्ड का मतलब होता है किसी वस्तु से किसी वस्तु को रोकना, किसी चीज़ को रोक लेना, देने से इनकार कर देना कि नहीं भाई इसको मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा, मैं नहीं देने वाला। तो विदहोल्ड का मतलब होता है बचा के रखना, देने से इनकार कर देना। ऐसे और कौन से वर्ड है जिनका मतलब होता है विदहोल्ड, आइए जानते हैं। देखिए सिनोनिम की बात करो, रिटेन। रिटेन मतलब बचा के रखना। होल्ड बैक, कीप, रेस्ट्रेन, डिटेन, ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है विदहोल्ड। देखिए जब भी आप सिनोनिम पढ़ें तो उसको फील करने की कोशिश करें, उस वर्ड से मैच करिए। रिटेन, भाई इसको रिटेन किया है। आईपीएल देखा है, बहुत सारे प्लेयर्स क्या होते हैं, उनको रिटेन किया जाता है, यानी उनको बचा के रखा जाता है, या फिर उनको डिटेन किया जाता है, यानी उनको बचा के रखा जाता है, यानी होल्ड बैक करते हैं, कीप करते हैं, रेस्ट्रेन करते हैं। अच्छा अब क्या होगा एंटोनिम, ऑब्वियस सी बात है, बचा के मत रखो, दे दो, हटाओ, निकालो, रिफ्यूज करो, ये तो होंगे। तो आइए देखते हैं। रिलीज, भाई हमने रिलीज कर दिया। आईपीएल में आपने वर्ड बहुत सुना होगा, प्लेयर्स को डिटेन किया, प्लेयर को रिलीज किया। गिव, दे दिया भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। ऑफर, ऑफर है भाई ले जाओ। प्रोवाइड, हमने आपको दे दिया, हमने डिस्क्लोज कर दिया, यानी हमने बचा के नहीं रखा। तो वो क्या हो गया आपके एंटोनिम्स। आइए देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होता है। यू माइट गेट इनटू ट्रबल इफ यू विदहोल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर से भी, यानी आप परेशानी में आ सकते हैं अगर आप अपने परिवार के लोगों को यानी पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ना करें, तो इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे तो। आपको कोई प्रॉब्लम मान लीजिए, कोई भी दिक्कत है, आप पेरेंट्स से छिपा रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं, तो क्या होगा, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो विदहोल्ड का मतलब हुआ बचाना या बचा के रखना। देखते हैं वर्ड नंबर 4। नंबर 4 पर है वेग, VAGUE, वेग। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है अस्पष्ट, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब वेग का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियरली डिफाइंड, ग्राफ्ड और अंडरस्टूड, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो क्लियरली डिफाइन नहीं है कि क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है, अंडरस्टूबल नहीं है कि यार ये है क्या, यानी विचार हो, समझ हो या अभिव्यक्ति हो, अगर वो स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उसे हम कहेंगे वेग, यानी अस्पष्ट। अब कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है यानी क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो क्या होंगे सिनोनिम इसके, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, अनक्लियर साफ नहीं है, इनडेफिनिट अनिश्चित है, एम्बिगुअस है, इम्प्राइज है, इम्प्रिसाइज है। एंटोनिम की बात करें तो भाई क्या होगा, अनक्लियर क्या होगा, क्लियर हो गया, इनडेफिनिट का डेफिनिट हो गया, स्पेसिफिक, प्रिसाइज, एक्सप्लिसिट, यानी ये तो थे इसके एंटोनिम। तो अगर कोई चीज़ अस्पष्ट है तो वेग है, और स्पष्ट है तो क्लियर, डेफिनेट, स्पेसिफिक, प्रिसाइज और एक्सप्लिसिट। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। शी हैड अ वेग फीलिंग दैट समथिंग हैड गॉन टेरिबली रॉन्ग। अब उसके अंदर एक अस्पष्ट सी फीलिंग थी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अनक्लियर थी कि मैं एक अनक्लियर फीलिंग में हूँ कि कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ में। तो ऐसी फीलिंग उसको एक अनक्लियर है, उसे पता ही नहीं क्या गलत हुआ है, अस्पष्ट है, बट फीलिंग हो रही है यार कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ में। ठीक है, तो वेग मीन्स अस्पष्ट। बात करते हैं वर्ड नंबर 5 की। 5 है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, और ये एक एडजेक्टिव है। अब देखिए अनियंत्रित क्या हुआ, स्प्रेडिंग रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो लगातार फैल रही है, उस पर आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अनकंट्रोलेबली है। स्पेशली वो चीज़ें जो बुरी चीज़ें, यानी अनियंत्रित रूप से सर्वत्र विद्यमान होना या फैलना।
इतनी गहरी हिंदी में मत जाइए, ऐसे समझिए कि कोई चीज़ ऐसी है जो बुरी है और वो लगातार फैल रही है। याद होगा ना 2-3 साल पहले कोरोना बहुत ही बुरी तरीके से फैला था, लगातार रुक ही नहीं रहा था, भागे जा रहा था। तो कोई चीज़ बहुत कैसे हो रही है, वाइड स्प्रेड हो रही है, लगातार वाइड स्प्रेड हो रही है। तो जैसे मैंने वाइड स्प्रेड वर्ड कहा, तो ये क्या हो गया इसका सिनोनिम। और कौन सिनोनिम होंगे, आइए देखते हैं। और होंगे अनकंट्रोल्ड, यानी कोई सिचुएशन ऐसी हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल है। एक टाइम पे कोविड भी अनकंट्रोल्ड हो गया था, नहीं रैम्पेंट हो गया था, ठीक है। वाइड स्प्रेड, एकदम फैलता जा रहा है। प्रिविलेंट, लगातार। एपिडेमिक, ये वर्ड तो आपने कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा, पेंडेमिक और एपिडेमिक। यानी पेंडेमिक क्या था, एपिडेमिक था, एकदम अनियंत्रित था, कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। परवेसिव, बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो ऑब्वियसली बात है कोई अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, कंट्रोल्ड, रेस्ट्रेन्ड, लिमिटेड, सबड्यूड। यानी लिमिटेड हो गया, हमने इसको रोक लिया, अनलिमिटेड से हमने उसे बचा लिया। देखते हैं एग्जाम्पल। रूमर्स ऑफ हर एंगेजमेंट बिकेम रैम्पेंट। भाई आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई लड़की काम करती है, किसी ने खबर फैला दी कि भाई उसकी तो एंगेजमेंट हो गई है। अब वो र्यूमर हो और वो फैलती जा रही, फैलती, जितना आप उसको रोक रहे हैं उतना और फैल रही है। यानी रूमर ऑफ हर एंगेजमेंट बिकेम इनफेंट, यानी उसकी सगाई की जो रूमर थी वो क्या हो गई, रैम्पेंट, यानी एक तरह से अनियंत्रित हो गई, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, लोग उसको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो रैम्पेंट का मतलब हुआ अनियंत्रित। देखते हैं वर्ड नंबर 6, एंडोर्स। मुझे पता है ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, कई बार सुना होगा, स्पेशली टीवी पे तो कई बार सुना होगा। वो भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इंटरव्यू देते कि भाई मैं इसको एंडोर्स नहीं करता या मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। देखिए एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। अब किसी खास चीज़ का समर्थन करें, किसी थॉट का समर्थन करें, किसी विचार का समर्थन करें, किसी प्रोडक्ट का भी समर्थन करें, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एंडोर्स। तो एंडोर्स का मतलब क्या हुआ, to say publicly that you give official support or agreement to a plan, statement or decision। यानी दुनिया के सामने ये घोषणा कर देना, किसी योजना, घोषणा, निर्णय आदि का सार्वजनिक तौर पर या अधिकृत रूप से समर्थन करना, सबके सामने बोल देना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भाई ये चीज़ अच्छी है। आपने टीवी पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, चाहे वो डेली सोप के ऐड हो, चाहे वो कुछ खाने पीने के सामान के ऐड हो, बड़े बड़े स्टार्स वगैरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, राइट। तो कहने का मतलब है हमें लगता है कि वो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, यानी वो समर्थन करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यूज़ करिए। और फिर वो टीवी पर कहते हैं ना भैया ना हम एंडोर्स नहीं करते हैं, ये गलत है, वो तो हमने सिर्फ ऐड किया था, रियल में ऐसा नहीं करते हैं। तो एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, चाहे किसी प्रोडक्ट की बात हो, किसी विचार की बात हो, किसी थॉट की बात हो, उन सब में अगर समर्थन करते हैं तो यूज़ करेंगे एंडोर्स। आइए जानते हैं और ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब होता है एंडोर्स, यानी सपोर्ट, यानी अप्रूव, यानी सैंक्शन। तो अप्रूव, सपोर्ट, सैंक्शन ये सब हैं वर्ब, और एंडोर्स भी है एक वर्ब। अब अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे अपोज करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, कंडेम करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर वॉज नेवर हायर्ड टू एंडोर्स एनी टोबैको। देखिए बहुत सारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स उसका ऐड करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन तेंदुलकर को कभी भी हायर नहीं किया गया, क्योंकि वो उन्हें पता था, लोगों को पता है कि वो किसी टोबैको प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे। तो तेंदुलकर वॉज नेवर हायर्ड टू एंडोर्स एनी टोबैको। क्लियर। तो एंडोर्स का मतलब हुआ समर्थन करना। आइए देखते हैं कौन सा है अगला वर्ड। वर्ड नंबर 7 है पैट्रियार्कल। ध्यान से देखिए, पैट्रियार्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल वर्ड है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए वैसे तो मैं बता दूं कि वोकैबुलरी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव पैसिव वो टेंसेस वाला नहीं, जो एक्टिव पैसिव होता है, मैं वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वर्ड वो होते हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और पैसिव वर्ड वो होते हैं जो स्पेसिफिक मौक़ों पे ही आपको देखने को मिलते हैं, यानी बार बार नहीं दिखते हैं। यानी जो आप हिंदू एडिटोरियल में जो वर्ड्स देखते हैं वो बार बार हर जगह नहीं दिखते हैं, वो आपको सिर्फ न्यूज़पेपर में ही दिखेंगे या फिर आपके एग्जाम में दिखेंगे, तभी तो पढ़ना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। देखिए हम लोग तो अक्सर कहते हैं कि आर कंट्री, हमारा देश जो है वो तो पूरी तरह से, वैसे तो कृषि प्रधान है, लेकिन कहते हैं ना एक तरह से पुरुष प्रधान भी है, कि यहाँ पुरुषों की कुछ ज़्यादा ही चलती है, राइट।
तो पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान, यानी जो आपको पैतृक में अपने पिताजी से मिली, माताजी से नहीं, ठीक है। यूज्ड अबाउट सोसाइटी और सिस्टम, यानी ये हम किसी सोसाइटी या सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल्ड बाय मेन रेदर देन वेमेन, यानी जिसे कंट्रोल करते हैं मेन, यानी पुरुष जो है वो कंट्रोल करते हैं, मेन को नहीं। चाहे पावर को पास करने की बात हो कि पहले पावर दादाजी के पास थी, फिर उनके बेटे के पास, अब उनके बेटे के पास आ गई है, राइट। तो सारी पावर जो है उनके ऊपर शिफ्ट होती चली जा रही है। वेमेन को बीच से आउट करते जा रहे हैं कि ना भाई तुमसे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो पुरुष प्रधान यानी पुरुषों द्वारा शासित सत्ता, संपत्ति आदि का पिता से पुत्र को, भाई जो आपके बाबा के पास थी संपत्ति, आज पिताजी के पास, पिता के बाद आपके पास आ गई, यानी एक तरह से पुरुषों के पास सारा हक रहा, तो उसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान। अब इसके लिए कौन से होंगे सिनोनिम्स, आइए देखते हैं। देखिए, मेल डोमिनेंट, यानी जो मेल हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो मेल डोमिनेंट को हम कह सकते हैं पैट्रियार्कल यानी पुरुष प्रधान। मेल सेंट्रिक, यानी पूरा जो सेंटर है किस पे है, वो मेल पे है, तो मेल सेंट्रिक, राइट। पैटर्नलिस्टिक फादरली, या हम कह सकते हैं कि जो पैटर्नल, जो हमारी जो पैते जो पिताजी के साइड का है उनकी तरफ, फादरली हमारे फादर जुड़ा हुआ। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो पिताजी की बात अगर माताजी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यानी मैट्रियार्कल, अब पैट्रियार्कल नहीं, मैट्रियार्कल यानी मदर की साइड से, ठीक है। एग्लिटेरियन या जेंडर न्यूट्रल या फिर यूनिसेक्स। यूनिसेक्स मतलब कि दोनों के लिए समानता हो, जेंडर न्यूट्रल हो, किसी में कोई डिफरेंस ना हो, तो ऑब्वियसली बात है वो पैट्रियार्कल के अपोजिट में आ गया। देखते हैं एग्जाम्पल। शी इज अ क्लासिक विक्टिम ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी वो एक विक्टिम है, एक विक्टिम किस चीज़ की है, पैट्रियार्कल सोसाइटी की, यानी जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी एक वो विक्टिम है, यानी पीड़ित है। तो पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान। आइए देखते हैं कौन सा है अगला वर्ड। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए, अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है अत्यंत। अब अत्यंत क्या, अत्यंत क्या, बहुत ही बुरा, वेरी बैड, वेरी पुअर क्वालिटी, नहीं अत्यंत बुरे की ओर, नेगेटिव है एक तरह से वर्ड ये, और ये है आपका एडजेक्टिव यानी बहुत बुरा, बहुत ही घटिया प्रकार का। अब देखिए ये वर्ड तो बहुत ही आसान है, भाई बुरा है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, तो ऐसे और कौन से वर्ड हो सकते हैं, यानी अपालिंग, ड्रेडफुल, डिस्मल, टेरिबल, एट्रोसियस, इन सब का मतलब होता है बहुत ही बुरा, यानी एकदम एक्सट्रीमली बैड कह सकते हैं, बहुत ही बुरा। अच्छा आप सोचिए अगर कोई चीज़ बहुत ही बुरी हो तो बहुत ही अच्छा क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, सुपर्ब। आप तारीफ करते समय जितने वर्डों का इस्तेमाल करते हैं लगभग वो सारे एब्जिमल के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स हो जाएंगे। और अगर आप किसी बुराई कर रहे हैं कि बहुत ही बुरा है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे किसके, एब्जिमल के। आइए देखते हैं क्या होता है इसका एग्जाम्पल। हर परफॉर्मेंस एट कॉन्सर्ट वॉज एब्जिमल, उसकी जो परफॉर्मेंस थी कॉन्सर्ट में वो एक तरह से एब्जिमल थी, यानी बहुत ही बेकार थी, एट्रोसियस थी, अपालिंग थी, ड्रेडफुल थी, या डिस्मल या टेरिबल थी। अगर अच्छी होती तो हम एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, सुपर्ब ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते। तो एब्जिमल का मतलब क्या हो गया, अत्यंत बुरा। नंबर 9 है अंडरमाइन। देखिए अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, अंडरमाइन, धीमे धीमे दबाते चले जाओ, धीमे धीमे क्या करो, किसी चीज़ को कमज़ोर कर दो। अब किसे कमज़ोर करते हैं, देखिए टू मेक समथिंग वीकर, किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर करना या खराब करना। कोई भी चीज़ है अगर आप उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके अगर आप धीमे धीमे उसे खराब कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अंडरमाइन। अब कमज़ोर कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं, और वीक करने की इंग्लिश क्या होगी, वीकेन। आइए देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वीकेन, सबवर्ट, इरोड, सैबोटेज, सबवर्ट। देखिए सबवर्ट यहाँ पर रिपीट हो गया तो आप एक ही बार मान लीजिए सबवर्ट, ठीक है। डेस्टेबिलिज या थॉट, ये वो वर्ड हैं जिसका मतलब होता है अंडरमाइन यानी कमज़ोर करना। आप किसी को कमज़ोर करना सिनोनिम है तो एंटोनिम क्या होगा, मजबूत करना। आइए देखते हैं, यानी स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को मजबूत करना। सपोर्ट, अगर आप किसी को सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे तो क्या होगा, मजबूती मिलेगी नहीं मिलेगी। आपकी टेबल पे 4 पाए लगे हैं, चारों पाए सहारा देते हो, टेबल क्या होती,
स्ट्रांगली खड़ी यानी मजबूत हो जाती नहीं आती है। रीइंफोर्स, किसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू करो यार, हम उसे और मोटिवेट कर रहे हैं और उसे रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी एंटोनिम बता रहे हैं अंडरमाइन का, ठीक, प्रमोट कर रहे हैं यानी उसे हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या हो सकता है, दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी जो हम सालों की जो मेहनत कर रहे हैं यार ये इसको कमज़ोर कर सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, समथिंग जो उसे कमज़ोर कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब हुआ कमज़ोर करना, और जब भी करना दिख जाए आप समझ जाइए वो क्या है, वो है वर्ब। जानते हैं कौन सा है वर्ड नंबर 10। 10 है फैदम। देखिए यहाँ पे FATHOM है, आपको फैथम लग सकता है लेकिन ये फैथम नहीं फैदम है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सिंबल्स को जानते हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लू स्ट्रिप पे, तो आप जान जाएंगे कि इसको फैथम नहीं फैदम पढ़ते हैं। और फैदम का मतलब होता है गहराई से समझना, यानी किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, गहराई से समझना, ठीक है। देखिए टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड समथिंग डीपली, स्पेशली समथिंग मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स, यानी उस चीज़ को अच्छे से समझ जाना जो चीज़ बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है समझना, उसको समझ लेना। अब जो स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कहते होंगे भाई मुझे क्वांटम जो है वो समझ में नहीं आता है, क्वांटम थ्योरी समझ में नहीं आती, बहुत जटिल है, बहुत ही मुश्किल है, तो कैसे समझेंगे क्वांट को। अगर आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, फैदम, यानी आप गहराई से समझ गए हैं, ठीक है। किसी चीज़ को गहराई से समझना या विशेषकर रहस्यमयी तरीकों वाली चीज़ों को समझ लेना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फैदम। और कौन से वर्ड होंगे, ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, पेनिट्रेट। तो ग्रास्प, कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, पेनिट्रेट, इन सब का मतलब होता है फैदम। अब क्या होगा इसका एंटोनिम, यानी इसका नेगेटिव या ऑपोजिट क्या होगा, आइए बात करते हैं। मिसअंडरस्टैंड, भाई जो समझा जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इट इज़ कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंड फॉर मी। कन्फ्यूज, समझ में नहीं आया, मैं कन्फ्यूज हूँ, तो क्या होगा, ये फैदम का क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया, यानी एंटोनिम हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल, आई कांट फैदम वॉट ही मीन्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जी हाँ, फैदम का मतलब होता है गहराई से समझना। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड होलसम। भाई जब भी आप कोई प्रोडक्ट खाने के लिए खरीदते हैं तो आप कैसा चाहते हैं, वो होलसम हो यानी पौष्टिक हो, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, यानी गुड फॉर योर हेल्थ, आपके शरीर के लिए अच्छा है तभी तो पौष्टिक है, यानी इसमें बहुत सारे पोषण मौजूद हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर या स्वास्थ्यवर्धक, यानी जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे होलसम। लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आपको होलसम फूड्स खाने चाहिए, यानी ऐसे खाना खाओ जो पौष्टिक हो, ऐसे फ्रूट्स खाओ, ऐसे सैलेड खाओ, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही पौष्टिक हो, यानी होलसम हो। तो और कौन से वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है पौष्टिक, आइए समझते हैं। हेल्दी, एक कॉमन सा वर्ड, भाई बहुत हेल्दी खाना खाते हैं हम, पौष्टिक खाते हैं, होलसम खाते हैं। न्यूट्रिशियस, यानी ऐसा खाना इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशियस। बेनिफिशियल, यानी ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभकारी है। जैसे लोग कहते हैं सुबह उठ करके अगर आप कुछ ऐसी जो चीज़ें अंकुरित करके खाते रात में भिगोने के बाद सुबह अंकुरित वो खा ले तो कैसी हैं, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, बेनिफिशियल है और बहुत ही प्योर है। अब क्या होगा इसका एंटोनिम, ऑब्वियस सी बात है, जो अनहेल्दी है, जो बेनिफिशियल नहीं है, जो प्योर नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, वो क्या हो जाएगा, होलसम। आइए देखते हैं, यानी अनहेल्दी, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल या इम्प्योर, यानी इम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है, अनहेल्दी जो हेल्दी नहीं है, हार्मफुल जो नुकसानदायक है, डेट्रीमेंटल जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। समझ में आ गया। तो आप भी ऐसी चीज़ें खाइए जो कैसी हो, होलसम हो यानी पौष्टिक हो। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे यूज़ करते हैं। ट्राई टू ईट न्यूट्रिशियस होलसम फूड, यानी आप ऐसे फूड्स को खाइए जो न्यूट्रिशियस हो, होलसम हो, यानी जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो और साथ साथ वो पौष्टिक होना चाहिए। खाली स्वाद के पीछे मत जाइए, होलसम भी खाइए। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है ढकेलना। ढकेलना किस सेंस में, धक्का देने वाला नहीं है ढकेलना, ये ढकेलना दूसरे सेंस में। देखते हैं, आइए बताते हैं कौन से सेंस में है। टू मूव, ड्राइव, पुश समबडी समथिंग फॉरवर्ड और इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
किसी को आगे की ओर पुश करना, किसी को किसी की दिशा में ले जाना, चाहे उस केस में हम कहते हैं वस्तु को ढकेलना या चलाना। यानी किसी को पुश करो, यार तुमको ये काम करना चाहिए, तुम क्यों खाली बैठे हो, तुम्हें कुछ मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कुछ पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो आप उसे पुश कर रहे हैं। आप भी किसी को क्या करिए, प्रोपेल करिए कि भाई विशाल सर इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस पे जाके रोज़ देखा करो। डेली तो शॉर्ट्स देते ही रहते हैं और वीकली में वीडियो भी देते हैं, तो बच्चों को पुश करिए, राइट। और कौन से वर्ड होंगे, यानी पुश करना, शोव, ड्राइव, थ्रस्ट, मूव या फोर्स। अब क्या होगा प्रोपेल का एंटोनिम, ऑब्वियसली बात, इन सब का नेगेटिव, यानी हॉल्ट, हाइंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, रेस्ट्रेन, इम्पीड, ये हैं इसके एंटोनिम। देखते हैं यूज कैसे करते हैं। स्टीम प्रोपेल्स दिस शिप, यानी ये जो जहाज है इसको स्टीम जो है वो ढकेलती है, वो आगे लेके जाती है। आपके अंदर भी स्टीम होनी चाहिए जो आपको पुश करे पढ़ने के लिए, राइट। देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है फ्रेल। फ्रेल यानी दुर्बल। एक वर्ड आपने सुना होगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक है, कमजोर है, दुर्बल है। ये उसी वर्ड से बना हुआ है, फ्रेल यानी दुर्बल। फ्रेल का मतलब होता है फिजिकली वीक, डेलिकेट, लैकिंग इन स्ट्रेंथ और रॉबस्टनेस, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो फिजिकली बहुत कमज़ोर है, छू लो तो टूट जाए, मतलब इतनी भी नहीं बट फिर भी बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है कि भाई डर लगता है। जैसे कांच का सामान कोई आता है ना, बड़ा सा कांच का सामान, आप उसे बड़ी केयरफुली पकड़ते हैं, क्यों कि यार कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, छूट गया तो टूट जाएगा। वही कोई चीज़ अगर मेटल की है तो इतना हम केयरफुल नहीं होते हैं। तो फ्रेल का मतलब क्या हुआ, फिजिकली वीक और डेलिकेट, और ये एक एडजेक्टिव है। देखते हैं और कौन से वर्ड्स का मतलब है यही, वीक, फ्रेजाइल, डेलिकेट, फीबल, ये सब है इसके सिनोनिम। तो क्या होंगे इसके एंटोनिम, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रॉबस्ट, रेजिलिएंट, ये हैं इसके एंटोनिम। ऑब्वियसली बात है कोई चीज़ वीक है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। आइए देखते हैं इसका यूज़। I last saw him just last week and thought how old and frail he looked. जब मैंने उसको आखिरी बार देखा तो मैंने सोचा यार ये कितना बूढ़ा हो गया है और कितना दुर्बल हो गया है, यानी कितना फ्रेल हो गया है। क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो बूढ़ा हो गया है, दुर्बल हो गया है, फ्रेल हो गया है? जी हाँ, फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है एलुसिव। एलुसिव का मतलब होता है दुर्बल। देखिए अभी मैंने जो पढ़ा था वो दुर्लभ, अभी जो पढ़ा था वो दुर्बल पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं दुर्लभ। अब दुर्लभ का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ आपको आसानी से ना मिल रही हो तो आपके लिए क्या है, दुर्लभ है, राइट। यानी नॉट इजी टू कैच, किसी चीज़ को आसानी से हम ना पकड़ पाए, ना हासिल कर पाए, तो वो क्या है, दुर्लभ है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ में नहीं आते, हम उसे क्रैश नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो हमारे लिए क्या बन गए, इल्यूसिव से हो गए, यानी दुर्लभ से हो गए हैं। टू फाइंड और रिमेंबर, यानी जिसे पकड़ना, ढूंढना, याद रखना आसान ना हो, भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल तो वैसे भी एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत दुर्लभ, यानी बहुत इल्यूसिव है। और कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी हार्ड टू कैच, इवेसिव, स्लिपरी, फिसल जा रहे हैं हर बार 1-2 मार्क्स से, ठीक है, इनविसेंट, तो ये सारे वर्ड्स हैं एलुसिव के सिनोनिम्स। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये पेज इंपॉर्टेंट, आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं इसके एंटोनिम की। ऑब्वियस, कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर, असेसिबल। आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो दुर्लभ के एंटोनिम्स को याद करिए, सोचिए, यस ऑब्वियस हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिबल बिल्कुल क्यों नहीं, क्लियर साफ है, एक्सेसिबल पकड़ सकता हूँ, सब कुछ आ जाएगा हाथ में हमारे। तो एलिसिव का मतलब होता है दुर्लभ और ऑब्वियस कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है सुलभ, कि हाँ भाई पा सकते हैं, जा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, राइट। देखते हैं एग्जाम्पल। सक्सेस रिमेन एलिसिव फॉर हस, उसके लिए सफलता एक तरह से क्या हो गई, एलिसिव हो गई, थोड़ी दुर्लभ सी हो गई है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मैं तो बना ही हूँ इस चीज़ को पाने के लिए, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। एलिसिव का मतलब दुर्लभ। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है रेकन। रेकन का मतलब होता है माना। क्या माना, माना, ये एक वर्ब है।
क्रिकेट में आपने ये वर्ड कभी कभी सुना होगा, मैथ में तो बहुत ही सुनते हैं ना, लेट मतलब माना, कभी कभी क्रिकेट में भी यूज होता है माना, ठीक है। तो रेकन का मतलब होता है माना, टू थिंक, टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, मानना, समझना, किसी विषय के बारे में कोई विचार होना, किसी चीज़ को लेकर आप विचार कर ले कि यार ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, कोई विचार बना ले अपने मन के अंदर, तो हम मान लेते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं रेकन। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर लेते हैं आप, एस्टिमेट कर लेते हैं कि भाई आने वाले काम में इतना खर्चा लगभग होना है, या 3 दिन में मैं इतना काम तो कर ही लूँगा, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, थिंक सोच लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हाँ लगभग ऐसा हो सकता है। तो ये सारे वर्ड रेकन के क्या है, सिनोनिम है। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि इन 4-5 सिनोनिम में से कोई एक वर्ड आपको दे देंगे, वो भी 4 में मिक्स करके, तो आपको ये चारों बहुत ध्यान से देखने हैं, और वर्ड को अगर आप समझ गए तो सिनोनिम तो आप यूं ढूंढ लेंगे। अब बात करते हैं एंटोनिम की, क्या हो सकता है, ऑपोजिट, यानी डिसरिगार्ड, इग्नोर, डाउट, रिजेक्ट। मत मानिए, रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, डाउट है, ये सब रेकन के एंटोनिम्स हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, आई रेकन दैट वी विल हैव टू लीव अर्ली। मुझे डाउट है यार, मैं मानता हूँ, सॉरी डाउट नहीं है, मैं मानता हूँ कि हमें लगता है कि कल हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो हमें लगता है यानी हम फील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम थिंक कर रहे हैं, हम रेकन कर रहे हैं। तो रेकन का मतलब क्या हो गया, माना। और ये एक था वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है स्लैक। स्लैक का मतलब क्या, सुस्त और ढीला। आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत ही सुस्त होंगे, जो बहुत ही ढीले होंगे। वो किस तरह के हैं, वो एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या हुआ, स्लैक हैं। तो स्लैक का मतलब क्या होता है, लैकिंग इन टाइटनेस, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, डाउन है, सुस्ती है। टॉटनेस और टेंशन, लूज और नॉट फॉर्मली फिक्स, ढीला जो टाइट नहीं है, उसे हम कहते हैं स्लैक। अब स्लैक क्या होता है, कभी कभी किसी चीज़ की पकड़ स्लैक होती है, किसी के थॉट्स बड़े लुंज से होते हैं, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, ढीले से, एकदम डिटरमिन्ड नहीं है, किसी का पढ़ने का तरीका, किसी की सोच, तो बहुत सारे वर्ड्स के लिए आता है। यानी लूज, लैक्स, रिलैक्स्ड, स्लगिश, एकदम रिलैक्स है। अब एंटोनिम क्या होगा, टॉट, टाइट, स्ट्रिक्ट, एनर्जेटिक। यानी कोई ऐसा है जो एनर्जेटिक है, स्ट्रिक्ट है, टाइट है, तो वो क्या हो गया, स्लैक के एंटोनिम्स हो गया। देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज स्लैक इन आंसरिंग लेटर्स। जब भी उसे कोई पत्र लिखो तो उसका जवाब देने में बहुत सुस्त है, यानी बहुत ही लेजी है, बहुत ही ढीलापन है, यानी फटाफट आंसर देता ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे स्लैक। और ये था एक एडजेक्टिव। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वर्ड नंबर 17 है इनक्यूबेट। देखिए इनक्यूबेट वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, जब मुर्गी अंडे को सेती है तो अंडे को सेना, उसे हम कहते हैं इनक्यूबेट करना, ठीक है। अब ये एक वर्ब है। अब इंक्यूबेट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त परिस्थिति बनाना। तो मुर्गी क्या करती है, अंडे को सेती है, यानी उसको अंडे को चूजा बनने के लिए एक उपयुक्त परिस्थिति बना देती है। तो इंक्यूबेट का मतलब क्या हुआ, उपयुक्त परिस्थिति बनाना, ठीक है। यानी टू मेंटेन कंडीशन सुटेबल फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी सिचुएशन बना देना जहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, यानी वृद्धि या विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनाए रखना। तो और कौन से ऐसे वर्ड है जो इंक्यूबेट से मिलते जुलते हैं, आइए जानते हैं। हैच, मैंने बताया ना मुर्गी अंडे से आती, तो हैच यानी इंक्यूबेट। कल्टीवेट, हम अक्सर ना फील्ड को कल्टीवेट करते हैं, खेती को तैयार करते हैं ना, एक परिस्थिति बनाते हैं जिससे अच्छा अनाज निकल कर अच्छा डेवलपमेंट हो, कल्टीवेट। फॉस्टर का मतलब भी यही होता है और नर्चर का मतलब भी यही होता है। क्या होंगे इसके एंटोनिम, निग्लेक्ट, अबेंडन, हाइंडर, ये है इसके एंटोनिम। देखते हैं एग्जांपल। द स्टार्टअप डिसाइडेड टू इंक्यूबेट देयर न्यू प्रोडक्ट आइडिया। जो एक स्टार्टअप शुरू किया, उन्होंने क्या किया कि इंक्यूबेट किया अपने आइडिया को लेकर, यानी जो आइडिया लेकर है उसको लेकर कर एक उपयुक्त परिस्थिति बना रहे हैं कि वो आइडिया डेवलप हो जाए, सक्सेस हो जाए, ग्रो कर जाए। तो इंक्यूबेट का मतलब हुआ उपयुक्त परिस्थिति बनाना। और ये क्या हो गया, बनाना लिखा हुआ है तो क्या हो गया, वर्ब। जानते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है स्कटल। देखिए अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो बहुत स्क्यूटल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन राइट इसका प्रोनाउंसिएशन है स्कटल, यानी तेजी से दौड़ना, लेकिन छोटे छोटे कदमों में। ये नहीं कि बड़े बड़े कदम लेके भाग गए। छोटे बच्चों को देखा कैसे छोटे कदम में भागते हैं जल्दी जल्दी, तो उसे कहते हैं स्कटल, यानी छोटे छोटे कदमों से भागना। टू रन क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स विथ
बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन पे बिल्कुल बॉडी क्लोज करके झुक करके एकदम छोटे छोटे कदमों से भागना। चूहे को देखा भागते हुए, छोटे कदमों से भागते स्पीड से, तो उसे हम कहते हैं स्कटल, यानी छोटे कदमों से या काफी झुकते हुए तेजी से भागना। क्या हो सकता है एग्जाम्पल? स्करी, स्कैम्पर, रश। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉल, सॉन्टर, एम्बल। सी scuttled off when she heard the sound of his voice. वो बहुत तेजी से भागी जब उसने उसकी आवाज़ सुनी। कभी कभी क्या होता है, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत तेज भागने लगते, किसी की आवाज़ सुन लेते हैं तो भागने लगते हैं, ठीक है। तो स्कटल का मतलब होता है नन्हे कदमों से तेजी से दौड़ना या भागना, और ये एक वर्ब है। देखते हैं वर्ड नंबर 19, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, यानी अब बेशरम के देखिए कई मतलब होते हैं। एक मतलब आप समझते हैं नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव तो होता ही खैर है बेशरम, ऑब्वियस सी बात है, कभी पॉजिटिव नहीं, लेकिन कभी कभी जो बहुत बोल्ड होता है उसको भी हम कहते हैं ब्रेजन, ठीक है। तो ब्रेजन का मतलब क्या होता है? विदाउट एम्बेरसमेंट स्पेशली इन वे विच शॉक पीपल, बोल्ड विदाउट शेम। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्लज्ज होते हैं, बेशरम होते हैं, लज्जाहीन होते हैं, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बार बार पैसे उधार मांग रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा है यार मेरे से पैसे बार बार मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, भैया पैसे दे दो। आपने कहा यार मेरे पास है नहीं, मेरे जेब में तो कुछ पैसे ही नहीं पड़े, कितने पड़े हैं? आपने कहा यार मैंने निकाल, पता नहीं 4-5, वही दे दो मेरे को। यानी वो कैसे हैं? निर्लज्ज हैं, बेशरम है, लज्जाहीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिल जाए। तो इसके कौन से होंगे सिनोनिम? यानी शेमलेस, बिल्कुल शेम नहीं है, ऑडेशियस, एकदम बोल्ड है, एकदम साहसी, इम्प्यूडेंट, डेयरिंग। अब क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम? मीक, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब एकदम सीधा सीधा, बैशफुल, रिजर्व्ड, ज़्यादा दुनिया में नहीं पड़ना, शांत रहना है, रिजर्व रहना है, तो ब्रेजन के एंटोनिम्स हो जाते हैं। आइए देखते हैं यूज। सी इज अ ब्रेजन लायर, वो एक तरह की कैसी है? बेशर्म झूठी है, यानी हर बार झूठ बोल देना, फर्क ही नहीं पड़ना, तो शी इज अ ब्रेजन लायर। तो ब्रेजन का मतलब क्या हुआ? बेशर्म, और ये है एक एडजेक्टिव। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच को हमेशा याद रखिए, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वर्ड नंबर 20। 20 है गैल्वनाइज, GALVANIZE, गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना। अब प्रेरित करना या प्रभावित करना किसी को कुछ करने के लिए, टू शॉक और एक्साइट someone into taking action to stimulate or motivate someone to do something, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। अब कैसे? आप कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने वाले को मोटिवेट कर देते हो, तो आप उसे क्या कर रहे हैं? गैल्वनाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कोई काम नहीं कर रही है, हम बार बार गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं, फोर्स का आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है, गवर्नमेंट आपसे प्रेरित हो जाती है कि हाँ भाई यार ये तो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, तो उसे हम गैल्वनाइज कहते हैं। और कौन कौन से वर्ड हो सकता है? यानी इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, एनर्जाइज करना, तो ये सारे वर्ड्स हैं गैल्वनाइज के सिनोनिम। अब अगर हम किसी को इंस्पायर ना करें तो क्या बन जाएगा? वो गैल्वनाइज का हो जाएगा एंटोनिम, यानी डिस्करेज करना, किसी को कुछ करने से रोक देना, यार क्या चक्कर में पड़े हो, ये सब बहुत फालतू काम है, मत किया करो। आप उसे क्या कर रहे हो? डिस्करेज कर रहे हो, आप उसे डिमोटिवेट कर रहे हो, आप उसे डीटर कर रहे हो, तो ये है इसके एंटोनिम। देखते हैं सेंटेंस में। द स्पीच बाय द एक्टिविस्ट गैल्वनाइज द क्राउड टू टेक एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट। एक व्यक्ति है जो एक्टिविस्ट है, वो स्पीच दे रहा है, सब उसको सुन रहे हैं, उसकी स्पीच से लोग इतने प्रभावित हो गए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए खड़े हो गए कि भाई आप, तुम सही कह रहे हो, हमें सरकार से लड़ना चाहिए, हम सरकार से लड़ेंगे। तो यानी उसकी स्पीच इतनी गैल्वनाइज थी कि लोग उसकी बातों में आ गए और वो गवर्नमेंट से लड़ने को तैयार हो गए, ठीक है। देखते हैं, तो गैल्वनाइज का मतलब क्या हुआ? प्रेरित करना, और ये क्या है? करना लगा है, तो क्या हो गया? वर्ब। देखते हैं वर्ड नंबर 21। 21 है अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है समर्थन करना, यानी सपोर्ट करना। अब समर्थन केवल किसी व्यक्ति का ही नहीं होता है, व्यक्ति के साथ साथ विचारों का भी समर्थन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अंडरपिन का मतलब होता है टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर समथिंग
टिपिकली ए स्ट्रक्चर और एन आइडिया, यानी किसी स्ट्रक्चर या किसी विचार का समर्थन करना। किसी चीज़ का समर्थन करना, मजबूत करना या आधार प्रदान करना, आमतौर पर एक संरचना या एक विचार, एक संरचना या विचार का समर्थन करना, उसके लिए हम अंडरपिन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए और कौन कौन से वर्ड्स हैं, यानी बॉल्स्टर, रीइंफोर्स, सपोर्ट, बट्रेस, स्ट्रेंथन, ये वो वर्ड हैं जिसका मतलब होता है अंडरपिन यानी समर्थन करना। मैं बार बार फिर आपको समझा रहा हूँ कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब ये कभी नहीं होता है कि एग्जैक्ट उसका मतलब यही हो। सिनोनिम्स हमेशा उस वर्ड के नियरेस्ट वर्ड होते हैं, यानी जिससे आसपास मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम का मतलब क्या है, वीकेंड। भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, उल्टा क्या होगा, हम उसे वीक कर रहे हैं, हटा रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, सैबोटेज कर रहे हैं, यानी वीकेंड कर रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। ही प्रेजेंटेड डेटा टू अंडरपिन हिज आर्गुमेंट। दो लोग मान लीजिए बहस कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, दो लोग बहस कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कुछ डेटा दे रहा है कि नहीं यार देखो, ये देखो लिखा हुआ है कि 90% लोग जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, मैं अपनी बात सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा था। तो वो अपनी बात को क्या कर रहा है, अंडरपिन कर रहा है, समर्थन दे रहा है, किससे, डेटा की हेल्प से। तो यानी अंडरपिन का मतलब हुआ समर्थन करना, और करना है तो क्या है, वर्ब है। देखते हैं अगला वर्ड, वर्ड नंबर 22। ठीक है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ दिखावटी है इसका मतलब क्या है, वो अनरियल है, यानी रियल तो नहीं है। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब हुआ सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू, यानी दिखने में तो लगती है कोई चीज़ वास्तविक है लेकिन वास्तव में वास्तविक नहीं है, वास्तविक जैसा पर वास्तविक नहीं, यानी निर्दिष्ट या दिखावटी, यानी कोई चीज़ रियल नहीं है, अनरियल है, दिखने में रियल सी दिख रही बट वो अनरियल है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जैसे मान लिया मार्केट में आप जाते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं ना, छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं, कार, बाइक, फ्रूट्स। तो वो फ्रूट्स देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते हैं, यानी वो क्या है, दिखावटी हैं। और कौन कौन से वर्ड्स इनको यूज कर सकते हैं, सीमिंग यानी दिखते हैं केवल बट होते नहीं, आउटवर्ड, सुपरफिशियल या अपारेंट। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके ऑपोजिट होंगे, यानी ऑब्वियस सी बात है जो दिखते नहीं वास्तव में होते भी हैं, वो होंगे एंटोनिम, यानी जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, एक्चुअल या सिंसियर। तो ये हैं इसके एंटोनिम्स। यूज करते हैं सेंटेंस में। दी ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हिज विजिट वॉज टू सी एन ओल्ड फ्रेंड। उसके यहाँ आने का जो असली कारण क्या था पता, अपने बूढ़े यानी ओल्ड फ्रेंड से मिलने का, अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का, वो एक रियल कारण था। ठीक है, एक दिखावटी कारण था उसके यहाँ पे आने का, रीज़न जो था रियल नहीं था, दिखावटी था। ठीक है, चलिए, तो ऑब्स्टेंसिबल का मतलब क्या हुआ, दिखावटी, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगला वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मेलेज। मेलेज का मतलब होता है अप्रसन्नता, अनहैप्पीनेस, खुश नहीं है, अप्रसन्न है। ठीक है, देखिए जैसे फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस, अनईज ऑफन विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। कभी कभी आप मेलेस फील कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, कोई रीज़न नहीं है बट अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हैं, कुछ परेशानी सी लग रही है और रीज़न कोई नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है, यानी बिना किसी कारण के बेचैनी होना, अप्रसन्न होना, तो क्या बोलेंगे, मेलेज। यार कुछ तो है, पता नहीं क्या बात है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो मेलेज यानी रीज़न नहीं पता है बट बेचैन से हैं। और कौन से वर्ड होते हैं, डिस्कम्फर्ट, यानी आज कंफर्ट में नहीं हो, कुछ तो है, लिथार्जी, पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, डिसकंटेंट, कंटेंट ही नहीं है आज, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, एकदम कंफ्यूज से हैं, कोई रीज़न भी नहीं है बट हम कंफर्ट में नहीं है, तो उसे बोलेंगे डिस्कम्फर्ट यानी मेलेज। अब अगर हम डिस्कम्फर्ट नहीं कंफर्ट में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम बन जाएगा। तो एंटोनिम क्या हुआ, वेलबींग, एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट है, ठीक है, वाइटलिटी है, वीगर है, राइट। देखते हैं एग्जाम्पल में, एन इन्फेक्टेड पर्सन विल फील अ जर्नल मेलेज। मान लीजिए कोई व्यक्ति, इसको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, वो बेड पे लेटा भी होगा तब भी क्या होगा, वो मेलेज फील करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, अप्रसन्न होगा, डिस्कम्फर्ट में होगा, बेचैन सा होगा। तो मेलेज का मतलब क्या हुआ, अप्रसन्नता या
बेचैनी, और ये एक नाउन है। देखते हैं वर्ड नंबर 24। 24 वर्ड है एंटरिम। एंटरिम का मतलब होता है अस्थायी, यानी कोई चीज़ स्थायी नहीं हो। जब आपने बहुत बार सुना होगा ऑफिस में जब कोई एक बॉस रिटायर हो जाता है तो दूसरा पर्सन जो होता है कुछ दिनों के लिए बन जाता है बॉस, जब तक कोई नया बॉस अपॉइंट नहीं होता है। तो जो बीच में गैप फिलर होता है ना, उसे एंटरिम कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए, अभी स्थायी नहीं है। एक बार तो आपके क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर भी एंटरिम बनाए गए थे, एंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो मिलिट्री में जो फोर्सेस होती हैं तो कोई बड़ी जो ओहदे का जो व्यक्ति होता है, कर्नल या लेफ्टिनेंट या उससे ऊपर, तो जब उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से तो क्या होता है, फिलहाल जो उसका जूनियर होता है उसको बना दिया जाता है कि आप बन जाते हैं एंटरिम। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें सही होती हैं फिर एक पर्सन अपॉइंट हो जाता है स्थायी रूप से। तो एक अस्थायी पोजीशन यानी एंटरिम, राइट। तो कह सकते हैं कि हम एक तरीके से फॉर नॉट फॉर फाइनल और लास्टिंग, टेम्परेरी, अंटिल समबडी समथिंग मोर परमानेंट इज फाउंड, यानी जो अंतिम या स्थायी नहीं है, एंटरिम है। ठीक है, कब तक, जब तक कोई परमानेंट व्यक्ति वहाँ पे आ नहीं आता, यानी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब तक परमानेंटली नहीं हो जाता तब तक जो सोल्यूशन है उसको हम कहते हैं एंटरिम, यानी अस्थायी। और कौन से वर्ड्स होते हैं, ट्रांसिशनल, ठीक है, मेकशिफ्ट, स्टॉप गैप, यानी ये है एंटोनिम के सिनोनिम। तो अब क्या होगा एंटोनिम, ऑब्वियस सी बात है, जो परमानेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा एंटोनिम, यानी परमानेंट, फाइनल, सेटल्ड, कंक्लूसिव, तो ये हो जाते हैं इसके एंटोनिम। देखिए जब आप वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसका एंटोनिम सिनोनिम आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है। और जब आप वीडियोस को बार बार देखेंगे ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, जब इसका पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो ये वर्ड आपको ऑटोमेटिक याद होते चले जाएंगे। रात में सोने से पहले या कभी भी आपके पास टाइम, बस आप प्ले कर दीजिए, आप देखिए धीमे धीमे आपको याद हो, सुन सुन के आपको याद हो जाएगा। देखिए एंटरिम का एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द CEO, द कंपनी अपॉइंटेड जॉन एज द एंटरिम लीडर until they found a permanent replacement, यानी कंपनी में जब अचानक से CEO साहब ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, तो कंपनी ने क्या किया, जॉन को एक एंटरिम लीडर बना दिया कि भाई तुम एक अस्थायी लीडर बन जाओ जब तक कोई परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता। तो एंटरिम का मतलब हुआ अस्थायी, राइट। और ये नाउन भी हो जाता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, राइट। देखते हैं आज की वीडियो का वर्ड नंबर 25। 25 वर्ड है हॉबल। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ाना या लड़खड़ा कर चलना। अब लंगड़ा के आप क्यों चलेंगे, लड़खड़ा के आप क्यों चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके पैर में चोट लगी तभी तो चलेंगे, नॉर्मल तो क्यों चलेंगे, राइट। तो हॉबल का मतलब हुआ टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज योर फीट और लेग आर हर्ट, क्योंकि आपके पैरों में चोट लगी हुई है इसीलिए आप क्या हैं, आप दर्द में हैं तो आप कठिनाई से चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। तो और कौन सा वर्ड है जो हॉबल का मतलब हो सकता है, यानी लिम्प, हाइंडर, इम्पीड, हैम्पर, ये हैं हॉबल के सिनोनिम। क्या होगा इसका एंटोनिम, स्ट्राइड, मार्च, प्रोग्रेस, एडवांस, ये हो गया इसके एंटोनिम। देखते हैं एग्जाम्पल। सम ऑफ द रनर कुड ओनली मैनेज टू हॉबल ओवर द फिनिश लाइन। कुछ रनर ऐसे थे जो फिनिश लाइन पर बड़ी मुश्किल से लड़खड़ा कर पहुंच पाए, यानी मैनेज कर पाए, लड़खड़ा कर पहुंचते, यानी उनके पैरों में चोट लग गई होगी तभी तो लड़खड़ाए होंगे। तो हॉबल का मतलब होता है लंगड़ाना, यानी लड़खड़ा कर चलना। अब ना लगा हुआ है तो क्या है, ये वर्ब है। तो ये थे आज के 25 वर्ड्स, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए फ्री है बट हमारी इससे बहुत मदद होती है। स्पेशली मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ जब आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। ऐसी ही सीरीज़ नेक्स्ट आपको मिलेगी नेक्स्ट संडे को। आप निश्चिंत होकर आराम करिए, हर संडे को आपको मैं पूरे वीक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं द हिंदू एडिटोरियल से वो आपके सामने लिख करके आता रहूँगा। बस आप बने रहिए एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस के साथ में, और हमें फॉलो करिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।